कैरियर सेपर पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 85 है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पर। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन द ग्लोबल क्राइसिस पर चर्चा की गई है और ये बहुत अहम है टॉपिक, वैश्विक संकट में आर्थिक प्रबंधन। इस पे ही ये सेट है। देखिए, वर्ष 2008-9 का वैश्विक संकट एवं वर्ष 2012-13 में अमेरिका द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति, ये दो चीज़ है और इसकी तुलना की गई है वैश्विक कोरोना संकट से। तो इसी का हम डेटा जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है उसी को देखेंगे और ये कंट्रास्ट किया गया है जो वर्तमान सरकार है उसके आर्थिक प्रबंधन को दर्शाने के लिए कि कैसा प्रबंधन वर्तमान सरकार कर पाई है पिछली सरकार के तुलना में। तो देखें, महंगाई की दर पर आइए। महंगाई की दर 2008-9 में 9.1 था परसेंट में। ये महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन रेट ये 9.1% था 2008-9 में और 2012-13 में 9.4% था, जबकि 2020-21 के शुरुआती 3 महीनों में ये 5.2% है। तो दिख रहा है डेटा से कि बेहतर है स्थिति। और 2008-9 जो है, आपको याद होगा अमेरिकी मंदी 2008 वाली, उसमें क्या हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस उसको बोलते हैं, वहाँ पे संकट आ चुका था 2008 में। तो उस ईयर में अपने यहाँ महंगाई दर थी 9.1% और फिर 2012-13 जब वहाँ का फेडरल रिजर्व ब्याज दर को बढ़ाया तो उसका जो इफ़ेक्ट आया था वो भी एक संकट है विश्व के लिए। तो उस समय भारत में महंगाई दर 9.4% थी। और ये दोनों जो पीरियड है ये यूपीए गवर्नमेंट का है और ये जो पीरियड है ये एनडीए गवर्नमेंट का है। तो यही कंट्रास्ट करके दिखाया गया है कि बेहतर प्रबंधन है, आर्थिक प्रबंधन। चलिए, ये तो महंगाई दर की बात हो गई। अब आइए जीडीपी के मुकाबले कुल विदेशी कर्ज अनुपात, यानी जो जीडीपी है भारत का और जो विदेश का टोटल कर्ज है उस पर जो रेशियो निकाला जाता है वो देखिए कितना है। और इसी अवधि की बात करेंगे 8, 9, 12, 13, 21, 22। देखिए 2008-9 में इसका रेशियो कितना था, 20.7%। 12-13 में हो गया 22.7% और 21-22 के शुरुआती 9 महीनों में हो गया 20.2%। तो यहाँ भी बेहतर दिख रहा है कि पहले की तुलना में ये रेशियो थोड़ा घटा है। अब आइए विदेशी, ये तो था जीडीपी के मुकाबले कुल विदेशी कर्ज अनुपात, और ये देखिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। तो ये कितना है देखिए, 2008-9 में $252 बिलियन इतना भंडार था विदेशी मुद्रा का। 12-13 में $292 बिलियन। 21 दिसंबर 2021 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के 9-10 शुरुआती 9-10 महीनों में ये इतना हो गया बढ़ के $634 अरब। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है फॉरेक्स रिजर्व में। तो इससे भी दिखता है कि आर्थिक प्रबंधन वैश्विक मंदी के समय में, वैश्विक संकट के समय में ये वर्तमान सरकार का अच्छा है इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो आगे देखें, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की बात हो रही है इस डेटा में। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट इन फॉरेक्स रिजर्व। तो 8-9 में कितना हुआ, $8.3 बिलियन। 12-13 में $34 बिलियन, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2021-22 में $34 बिलियन। तो ये इंक्रीमेंट है
तो इंक्रीमेंट अच्छा है। 12-13 में हालांकि इतना ही हुआ था, और अभी भी इस स्थिति में कोरोना संकट वाली स्थिति में भी इतना ही है। अब देखें, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, सकल राजकोषीय घाटा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, 8-9 में कितना था? 8.3%, 12-13 में 6.9%, 21-22 में 10.2%। तो राजकोषीय घाटा में थोड़ा सा है कि इसी पॉइंट पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। बाकी तो अभी जो डिस्कस किए उन सभी मोर्चों पर स्थिति ठीक है। अतः आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रदत्त इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक संकट में वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट का आर्थिक प्रबंधन यूपीए गवर्नमेंट से बेहतर है। अगर मान लीजिए ये प्रश्न किया जाए कि कैसे बेहतर है, तो आपको ऊपर में बताए गए सारे आंकड़ों को बताना पड़ेगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रदत्त इन आंकड़ों की अहमियत 2 वजहों से है। ये सब जो आंकड़ा अभी आप पढ़े, इसका तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, और वो इम्पोर्टेंस किस वजह से है वो देखिए। कि इधर फिर क्या है कि फॉरेक्स फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका का केंद्रीय बैंक, मार्च 2022 में फिर ब्याज दर बढ़ाने की बात किया है कि बढ़ा सकता है, जैसे वो 2012-13 में किया था। तो इससे क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इफ़ेक्ट पड़ेगा कि दूसरे देशों की तरह भारतीय बाजार व ब्याज दरों में भी प्रभावित होने की संभावना है। तो संभावना है, लेकिन अभी आर्थिक प्रबंधन वर्तमान सरकार के नेतृत्व में बढ़िया है, तो इस तरह का प्रभाव हो जाने से भी ये उतना प्रभावित नहीं हो पाएगा इंडिया। दूसरा देखें, यूक्रेन में रूस व अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर है, और यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका से नए वैश्विक संकट की आशंका। ये आशंका है। तो ये जो 2 काउज है, इसमें सरकार ये दिखाना, इन आंकड़ों से ये दिखाना चाह रही है आर्थिक सर्वेक्षण के मार्फत से, कि भले ही वैश्विक संकट फिर आ जाए आने वाले साल में, तो हम उसके लिए बिल्कुल सक्षम हैं, हम निपट लेंगे। यानी अपना अर्थव्यवस्था को हम गड़बड़ाने नहीं देंगे, ये दिखाना था मोटिव। अब देखिए, सर्वेक्षण के आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारत इन संभावित संकटों का भी बेहतर तरीके से सामना कर सकता है, संभावित संकटों से निपट सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देश का वर्तमान फॉरेक्स रिजर्व 15 माह के आयात के बिल को पूरा करने में सक्षम है। अभी जो मान लीजिए ये विदेशी मुद्रा भंडार है देश में, वर्तमान में ये जितना हम इंपोर्ट करेंगे उसका जो भी पैसा बनता है, वो 15 माह तक हम इंपोर्ट बिल को चुका सकते हैं, उसमें सक्षम है। अब देखिए, चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। चालू खाता घाटा बहुत कम है। बहुत कम है का कहने का क्या मतलब है कि 2020-21 के शुरुआती 6 महीनों में CAD कितना है? GDP का मात्र 0.2%। तो ये अच्छा संकेत है। अब देखिए, ये है क्या चीज़? चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा में यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे निकाला जाता है? आयात पर खर्च, विदेशी मुद्रा जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स, ये कितना खर्च हुआ आयात पर, और फिर निर्यात से फॉरेक्स की कितनी कमाई हुई है। दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो CAD निकलेगा। यानी आयात पर खर्च विदेशी मुद्रा माइनस निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा की कमाई, करेंट अकाउंट डेफिसिट है।
तो ये बहुत कम है 2021-22 के शुरुआती 6 महीनों में 0.2%। तो ये अच्छी बात है। पहले से बेहतर अर्थव्यवस्था होने की स्थिति में अमेरिका के ब्याज दरों के बढ़ने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अधिक निकासी की संभावना नहीं है। होता क्या है, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये दुनिया के शेयर बाज़ारों में अपना निवेश करते हैं और अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है या फिर कोई संकट का समय आता है वैश्विक रूप से, तो उसमें वो लगाया हुआ पैसा वापस खींच लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पहले से बेहतर अर्थव्यवस्था होने की स्थिति में, यानी कि वर्तमान गवर्नमेंट जो है एनडीए गवर्नमेंट, उसके लीडरशिप में इकोनॉमी जो है सुदृढ़ अवस्था में है पहले की तुलना में। तो उस स्थिति में क्या होगा, अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगा भी तो भारतीय शेयर बाजार से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उसके द्वारा अधिक धन निकासी की संभावना नहीं बनेगी। यानी कि उन निवेशकों को लगेगा कि भारत की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, इसलिए मेरा पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए वो अधिक निकासी की संभावना नहीं है। अच्छा, इसके एवज में क्या हम बोल सकते हैं, प्रमाण क्या दे सकते हैं? 2012-13 में अस्थिरता का चरम काल जब आया था, 2012-13 अस्थिरता का चरम काल जब आया था भारत में 23 मई से 10 अगस्त, उस समय क्या हुआ था, ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं FIIs, इन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 79,375 करोड़ रुपीस का निवेश वापस खींच लिया था। जबकि उसके तुलना में देखिए नवंबर 2021 में से 20 जनवरी 2022 का अगर बात करें तो इसमें जो FIIs पैसा खींचे वो मात्र 29,168 करोड़ रुपया था। तो कहने का मतलब कि 2012-13 में भी अस्थिरता आई थी, वैश्विक मंदी आया था। तो उस समय इंडियन शेयर मार्केट से काफ़ी अधिक पैसा खींचा गया था FIIs के द्वारा, जबकि अभी भी कोरोना का संकट है तो मात्र 30,000 करोड़ के आसपास खींचा गया था, जबकि उस समय लगभग 80,000 करोड़ रुपया निवेश खींचा गया था FIIs के द्वारा। तो ये यही शो करता है कि जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसकी जो आर्थिक नीति है उससे वो जो आर्थिक प्रबंधन कर पाए हैं वो पिछले UPA सरकार से बेहतर है। और ये बात बिल्कुल सामने आई है आर्थिक सर्वेक्षण में, इसलिए ये सेट आपके लिए बहुत ही अच्छा सेट है। इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं कि अब CAD के बारे में पूछ देगा कैसे इसका निकाला जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम पर्पस से। ये चीज़ CAD या फिर इससे रिलेटेड जो भी है मतलब डेटा, वो सब आप याद कर सकते हैं। और ये जो फॉरेक्स रिजर्व अभी वर्तमान में है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ये कितने माह के लिए आयात बिल को पूरा करने में सक्षम है अभी भारत का फॉरेक्स रिजर्व, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार के लिए कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।